हाँ बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ के बारे में पढ़ा, जिसके द्वारा जो दूरी समय ग्राफ वाला था उससे आप लोगों ने चाल को निकाला और विस्थापन समय ग्राफ वाले जो चित्र थे उनकी सहायता से आप लोगों ने वेग को निकाला। आज जो आप लोगों को बताया जाएगा ग्राफ के माध्यम से आप लोग गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। गति के समीकरण क्या होते हैं? देखिए, न्यूटन ने 3 समीकरण दिया था गति के संबंध में। समीकरण और नियम दोनों में अंतर है बाबू। तो समीकरण जो होते हैं यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, शायद देखे हों कभी। v = u + at होता है पहला वाला जो समीकरण होता है, इसे पहला समीकरण बोलते हैं, गति का पहला समीकरण। और जो दूसरा होता है s = ut + ½ at² या फिर s = ut + 1/2 at²। और जो थर्ड वाला है v² = u² + 2a होता है। ये तीनों समीकरण जो न्यूटन ने दिए थे इन्हें गति का समीकरण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? गति का समीकरण। और न्यूटन के 3 नियम भी हैं गति के, जो अगले पीछे वाले कुछ अध्याय जो आपको अभी पढ़ने बाकी हैं उनको जब पढ़ाया जाएगा तो उनके बारे में बताया जाएगा। तो ये समीकरण हैं, इनका निगमन करना है किसकी सहायता से? ग्राफ के माध्यम से, या फिर ग्राफी विधि से न्यूटन के समीकरणों का या फिर गति के समीकरणों का क्या करिए? निगमन कीजिए। तो चलिए पहला जो समीकरण है उसका निगमन करते हैं। इसका निगमन तो प्रथम समीकरण का निगमन, प्रथम समीकरण का निगमन करेंगे। चलिए इसके लिए हम मान लेते हैं कोई वस्तु विरामावस्था से, यहाँ पर 0 है तो u भी 0 रहेगा, यहाँ t भी 0 रहेगा, t = 0। और कोई वस्तु यहीं से गति करना प्रारंभ करती है, यहाँ से गति करती है तो u 0 से जब इसका वेग कुछ समय के बाद क्या होगा? जब कुछ समय लेगी तो इसका वेग बढ़ करके, मान लेते हैं गति कर रही है तो समय लेने पर इसका वेग चेंज होगा ही। तो मान लेते हैं ये दूसरी स्थिति में u पहुंच जाता है। पहली स्थिति में क्या है? विरामावस्था में वेग का मान 0 है, दूसरी स्थिति में u हो गया। इसके बाद यहाँ जब पहुँचता है तो मान लेते हैं समय अंतराल t ले लेता है। समय कितना लेता है? t। इसके बाद फिर यहाँ से वस्तु की गति इस प्रकार से हो जाती है, यहाँ पहुँच जाता है। इस स्थिति को A मानते हैं, इसको O मान लिया गया। O की स्थिति विरामावस्था, A ये है और ये वाला B, ये C है और यहाँ पर D बिंदु है। मान लिया गया इसको कि इस प्रकार से वस्तु की गति है। प्रारंभिक अवस्था से जब चलना प्रारंभ करती है तो वेग 0 था, जब u पर यहाँ पर पहुँचती है, A पर पहुँचती है तो इसका वेग u हो जाता है। और जब t समय बाद इसका वेग पुनः जब चेक किया गया तो इसका वेग v हो जाता है। यानी इस स्थिति में जो इसका वेग है यहाँ पर v है।
कितना है वेग, वेग v है। देख लो बच्चों एक चीज़, नीचे जो होता है समय होता है, ये आप लोगों को जितने भी ग्राफ हमने पढ़ाए सब में यही बताया कि नीचे जो समय होता है और ऊपर जो दूसरी राशि दी हो, तो इसमें वेग है तो ऊपर क्या रहेगा, वेग रहेगा। अब बच्चों इसके बाद चलिए निकालना क्या है आपको, v बराबर u प्लस at निकालना है। ये ध्यान होना चाहिए हमको क्या हल करना है। तो अब बताइए इसमें वेग और क्या दिया है, समय दिया है, तो इससे क्या क्या निकाला जा सकता है। वेग समय से त्वरण निकाल सकते हैं, वेग समय से विस्थापन निकाल सकते हैं, वेग समय से वेग यानी वेग का मापन भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि इससे विस्थापन भी निकाल सकते हैं, वेग भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं, त्वरण भी निकाल सकते हैं, इतनी राशियाँ। तो हमको त्वरण निकालना है। पहली स्थिति में क्या निकालना है, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण, त्वरण का फार्मूला देखो बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान से हल करोगे तो आ जाएगा। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटे में समय होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण को किस अक्षर से, त्वरण को स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पर a। वेग परिवर्तन यहाँ पर देखिए, वेग परिवर्तन क्या हो रहा है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है, तो v माइनस u जो वेग में परिवर्तन हुआ है। और समय कहाँ से कहाँ तक देख लीजिए, समय अगर इसको t1 मानते हैं तो इसको t2 मानना पड़ेगा, t1 माइनस t2, तो इसको t1 कर लेते हैं, इसको t2 कर लेते हैं, तो t2 माइनस t1 हो गया। अब बच्चों जो इसका वेग का जो अंतर है ये तो यही रहेगा v माइनस u, और जो समय का अंतर है उसका मान दिया गया, इसमें t माने हैं कि यहाँ 0 से लेके c तक का जो समय अंतराल है ये t है, तो इसको t कर देंगे। t को पक्षांतर कर दो, इधर a के साथ भेज दो इसको, यहाँ से t आएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि गणित में आप लोगों ने पढ़ा है जो भाग में होता है गुणे में चला जाता है जब पक्षांतर करते हैं उसका, और जो जोड़ में होता है घटाना हो जाता है, जो घटाना होता है जोड़ हो जाता है, जो गुणा होता है भाग हो जाता है। चलिए तो a के साथ t लग जाएगा, at हो गया, और इधर v माइनस u है, u को भी इधर भेज दो तो u इधर आएगा प्लस हो जाएगा, u प्लस at, u प्लस at, क्योंकि at इधर प्लस में है ही, और बराबर हो जाएगा v के, किसके बराबर, v के। यही क्या है, प्रथम समीकरण। हमें आशा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए इसमें प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, प्रारंभिक समय t1 0 है, t2 t है, t2 पर क्या है, t है, तो t2 में से t1 घटा देंगे तो t निकलेगा। पूरे समय को कितना माना गया है, t, यानी 0 से c तक का जो समय अंतराल है वो t है, क्या है, t है। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। चाहे जिसको इसमें अंतर में चाहे जिसको कर सकते हो आगे पीछे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंतिम वेग ज़्यादा है इसलिए इसको पहले किया गया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग किया, और नीचे समय का अंतर t2 माइनस t1, इसका मान t है, इसका जो मान दिया गया वही रहेगा। इसके बाद जो t बटे में था इसको गुणा में कर देंगे तो at हो जाएगा, और यहाँ v माइनस u है, u को इधर पक्षांतर करेंगे तो u प्लस at हो जाएगा, बराबर v हो गया। पहला समीकरण प्रूव हो गया। चलो बच्चों अब दूसरा समीकरण जो इसका है उसको प्रूव कराते हैं आप लोगों से। तो द्वितीय समीकरण का निगमन, जो चित्र है यही रहेगा, द्वितीय समीकरण का निगमन। इसमें देखिए पहले वाले में आप लोगों ने त्वरण को निकाला था, अब जो दूसरा आएगा उसमें विस्थापन निकालेंगे। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय,
तो विस्थापन बराबर होगा वेग गुणे समय। चूंकि वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, ये होता है। समय को अगर इधर पक्षांतर कर देंगे तो विस्थापन बराबर वेग गुणे समय हो जाएगा, होगा। अब देख लीजिए इसमें वेग क्या है, वेग इस पथ पर है, ऊपर वाला जो अक्ष है या फिर y अक्ष इसे बोलते हैं, इस पर वेग है, और जो क्षैतिज अक्ष है जिसे x अक्ष बोलते हैं, इस पर समय अंतराल को दर्शाया गया। तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, वेग वाले का और समय वाले का। लेकिन अब देखिए वेग का जो मान है यहाँ तक है, b तक, और समय का जो मान है c तक है। तो इसके लिए हम विस्थापन जो निकालेंगे इसकी एरिया निश्चित कर लेंगे, क्योंकि इसके बाहर वाले जो ये भाग है, बाहर वाला भाग, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, केवल इसके अंदर वाले भाग में ही विस्थापन को निकालना है। तो क्या करेंगे, ये पूरा पार्ट जो यहाँ छायांकित कर रहे हैं इसी में आपको विस्थापन निकालना है। तो बच्चों इसमें देखिए दो आकृतियाँ मिल रही हैं आपको। एक यहाँ से ADCO जो है ये आयत है, और इसके ऊपर ABD ये जो मिल रहा है ये त्रिभुज है। तो इसमें दोनों आकृतियों का जो एरिया होता है वही निकाल दोगे तो क्या निकल जाएगा, विस्थापन, या फिर दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, यही विस्थापन के बराबर होगा। तो चलिए विस्थापन बराबर लिख देंगे ABDCO का क्षेत्रफल। अब इसमें दो आकृतियां हैं, दो आकृतियों में पहली आकृति क्या है, नीचे वाली आयत है और दूसरी त्रिभुज है। तो आयत या चतुर्भुज ADCO का क्षेत्रफल और प्लस दूसरा कौन है, ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल करेंगे। तो ABD का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ जो लंबाई इसकी है AO है और चौड़ाई OC है, तो AO इंटू OC कर देंगे, और प्लस में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज यहाँ बना हुआ है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार है AD, ऊंचाई का मान BD या फिर DB कर सकते हैं। अब AO का जो मान दिया गया है ये U के बराबर है, किसके बराबर है, U के बराबर, और OC का जो मान है OC का मान T के बराबर है, प्लस 1/2 AD का मान समय वाला, समय कितना है इसमें T है, और गुणे BD का मान है V से U से V तक, देखिए U का एक बार प्रयोग यहाँ हो चुका है। तो इसमें जो प्रारंभिक वेग है इसको इस स्थिति में देखिए, जब वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई है तो समय का जो मान है वो परिवर्तित नहीं हुआ है, केवल वेग का मान बदला है। तो जब यहाँ से दूसरी समय लगा करके जब वस्तु गति करेगी तो इसे प्रारंभिक वेग माना जाएगा।
यानी त्रिभुज वाली स्थिति में जो इसका वेग होगा ये 0 माना जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो इसमें जो प्रारंभिक वेग है इसको क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो v माइनस यू, तो क्या होगा ये bd का मान v माइनस या v के बराबर, v माइनस 0 का मतलब v के बराबर होगा। तो v का मान फिर किस में रखेंगे, u प्लस ए टी से। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, जो अभी पहला समीकरण निकाले थे, v बराबर u प्लस ए टी। तो इसमें देखिए ये जो मान है इसको 0 करना है, तो 0 प्लस ए टी, यानी क्या रखा जाएगा इसमें, वेग बराबर त्वरण गुणे समय, त्वरण गुणे समय। तो यहाँ जो ये वेग है इसके स्थान पे क्या कर दें, a इंटू टी कर दें, bd का मान, चाहे bd का मान आप ऐसे ही, वेग बराबर क्या होता है, त्वरण और वेग में क्या संबंध है, वेग बराबर त्वरण गुणे समय होता है। तो त्वरण गुणे समय कर दिए यहाँ पर। इसके बाद देखिए बच्चों, अब जो ये ग्राफ है आपका इसको इरेज करते हैं। अब आगे चलिए, अब केवल इसको सॉल्व करना है। यूटी हो गया, विस्थापन को यस से प्रदर्शित करते हैं, तो यस बराबर, यानी यहाँ यस लिख देंगे, यस बराबर यूटी प्लस 1/2 ए है, और टी का टी में गुणा होगा तो टी का स्क्वायर। यही जो पहला, ये दूसरा वाला आपका समीकरण है, ये भी प्रूफ हो गया। दूसरा समीकरण प्रूव्ड हो गया। अब देखो बच्चों, जो तीसरा समीकरण है ये आप लोग होमवर्क में करेंगे, ये आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जाता है। और यही तीसरा समीकरण जब आप कर लेंगे तो समझ लीजिए आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग प्रयास करिएगा तीसरे समीकरण को हल करने के लिए। या तो एक विधि और बता देते हैं, ग्राफ विधि से करना, और एक विधि और बताते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ये जो पहला समीकरण है इसका आप लोग वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा, तीसरा वाला, यानी वर्ग करने पर v स्क्वायर बराबर u, हाँ v स्क्वायर बराबर आएगा u स्क्वायर प्लस 2as, ये प्राप्त हो जाएगा। तो समझ गए क्या करना है, पहले समीकरण का वर्ग करेंगे तो इतना आएगा। हो गया, तो ठीक है बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा आराम चाहता हूँ, और आप लोग जो बताया गया उसका जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाइएगा और सॉल्व करके इतना लाने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आएगा तो अगले दिन तो हम हैं ही, बता देंगे। चलिए ठीक है, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए बच्चों, पढ़ते रहिए और अपना होमवर्क पूरा करते रहिए। जो क्लास वर्क दिए जाते हैं या फिर जो होमवर्क में आप लोगों को कार्य दिया जाता है उसे करने के बाद ही आप अस्थायी होंगे। करते रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।